दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, आप देखेंगे अभी करेंटली 1% के आसपास की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जंप तो गया था 175 के ऊपर, बट अभी देखिए तो यहीं पे आसपास ट्रेड कर रहा है। बट इस स्टॉक में बात आज की नहीं करनी है। प्रॉब्लम ये है कि फ्यूजन फाइनेंस में निवेशक इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं। फ्यूजन फाइनेंस में मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, मैंने आप कह सकते हैं एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था फ्यूजन के ऊपर, फिर मैंने वीडियो बनाया था एक सेक्टर के ऊपर। ठीक है, और जब मैंने स्पेसिफिक बनाया था फ्यूजन के ऊपर, मैंने कहा था एक हाईली हाईली जो रिस्क जो लेते हैं, हाई रिस्क जो लेते हैं इन्वेस्टर, उन्हें अगर अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन डाल सकते हैं तो आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने कॉशियस की बात ये कही थी और मैंने ये बात कही थी कि भाई देखिए स्टॉक खराब नहीं है, सेक्टर में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। बट क्या होता है, फिर आरबीआई की तरफ से वार्निंग्स आनी शुरू होती हैं, फिर कुछ अन्य आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और सबसे बड़ा बॉम्ब जो आता है वो आता है फ्यूजन फाइनेंस की मैनेजमेंट की तरफ से। जी हाँ, फ्यूजन फाइनेंस के मैनेजमेंट की तरफ से जो खबर आती है वो बहुत ज़्यादा सरदर्द भरी रहती है। ठीक है, इस एक वीडियो में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। पहले थोड़ा बहुत बात करेंगे इसके स्टॉक्स की कि कितना अप एंड डाउन गया है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा दोस्तों 1 मिनट। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि भाई कंपनी का जो स्टॉक है वो किस तरह रिएक्ट किया है, किस तरह फॉल किया है। फिर बात करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या वो चीज़ है। बात सिर्फ एनपीए की नहीं रह गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। इसके साथ ही साथ क्यों कंपनी के एग्जिस्टेंस, जी हाँ, कंपनी के एग्जिस्टेंस में ही प्रश्न चिन्ह लग चुका है इसमें। तो क्या फ्यूजन फाइनेंस में अब करना चाहिए? देखिए यहाँ पर ना बात ये नहीं होगी एक छोटा सा अच्छा नंबर आ गया या कुछ अच्छी चीज़ें हो गई या इस बार दिसंबर क्वार्टर नंबर्स में कुछ थोड़ी पॉजिटिविटी आ गई। अभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रही है स्टॉक में, जी हाँ, टू बी फ्रैंक। और क्या ये चीज़ है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा आपके सामने दोस्तों। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, बहुत ही सुंदर आर्टिकल इसके ऊपर आया था, उसी को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। ओके, फ्यूजन फाइनेंस को लेकर के जो एक बहुत बड़ा डर का माहौल था वो क्या था, एक बहुत अच्छी ब्रोकरेज फर्म थी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल दी, उसी के थोड़े समय पहले की बात है वो, तो उसी का एक छोटा सा एक आर्टिकल का कटआउट मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो आपको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी से अगर आप मेरे पुरानी व्यूअर्स हैं, कई वीडियोस देख चुके हैं, प्लीज़ फ्यूजन फाइनेंस को लाइक कर दें इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। ओके, क्योंकि कई लोग बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म की सोच रहे हैं कि भाई स्टॉक को अभी ले लेते हैं और पड़ जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है स्टॉक में। ओके, और इसीलिए मैंने कहा है, क्या कंपनी की एग्जिस्टेंस में सवाल उठ जाएगा, क्या कंपनी बंद ही हो जाएगी क्या, या आगे काम करेगी कि नहीं, ये एक जेन्युइन थ्रेट है इस कंपनी को। क्या है, सीधा आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आपको समझना पड़ेगा, यहां पे लिखा है कि भाई साहब कॉवेनेंट ब्रीचेस, 1 मिनट, कॉवेनेंट ब्रीचेस प्रॉम्प्ट ऑडिटर नोट ऑन गोइंग कंसर्न्स एजम्पशन। अब देखिए कॉवेनेंट एक आप कह सकते हैं एक पैक कह लीजिए, एग्रीमेंट कह लीजिए, एक रिलीजियस एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है एक प्रकार से, बट इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। बट हाँ, आप कह सकते हैं मोर और लेस लेमन लैंग्वेज में एक एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट टूटा गया। बट ये क्या है, ये कॉमनेंट वर्ड का यूज जो किया गया ना, ये इस वर्ड को इसलिए यूज किया गया है कि कितनी ज्यादा एक पवित्र चीज को तोड़ा गया है। अब इसका पूरा मतलब क्या है, ठीक है, हम यहाँ पे प्रीचिंग करने नहीं बैठे, बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए फ्यूजन हैज ब्रीच वेरियस फाइनेंशियल कॉवेनेंट्स। ठीक है, फिर से फाइनेंशियल कॉवेनेंट्स आ रहे हैं, यानी फाइनेंस का जो सीक्रेट एग्रीमेंट होता है, सीक्रेट एग्रीमेंट होता है, वो टूटा गया है with respect to borrowing of 56.2 billion as of September 24। भाई साहब सितंबर 24 तक 560 करोड़ रुपए की बोरिंग हो चुकी थी आपकी, रिजल्टिंग इन दिस बोरिंग बीइंग रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, रिजल्टिंग इन दिस बोरोइंग्स बीइंग रीपेबल ऑन डिमांड, और ये डिमांड के तौर पर रीपेबल किया जाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा गया है, द कंपनी वॉज नेगोशिएटिंग विद इट्स लेंडर टू ऑब्टेन अ वेयर फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कंपनी ये चर्चा कर रही कि भाई साहब 12 मंथ का हमको वेवर दे दो। ठीक है, एंड द लैंडर्स हैव नॉट येट वेव देयर राइट टू डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट।
और जिन्होंने उधारी दी थी वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हाँ मतलब जो उधारी दी गई थी वो अभी भी वेवर नहीं किए हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई साहब कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं वहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बात सिर्फ स्टॉक प्राइस ही नहीं रहेगी। देखिए उज्जीवन हो गया, इक्विटास हो गया और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सेक्टरगत दबाव में हैं। लेकिन फ्यूजन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि डिमांड कभी भी की जा सकती है और ऑलरेडी कंपनी की हालत खराब है, ठीक है। अब द कॉवेनेंट ब्रीचेस वर ड्यू टू हायर लेवल्स ऑफ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ये टूटा इसलिए क्योंकि भाई साहब ये ग्रॉस और नेट बहुत हाई हो गया था, एज वेल एज जो क्रेडिट रेटिंग है केयर द्वारा उसे भी डाउनग्रेड कर दिया गया। यानी जिन्होंने भैया पैसा दिया होगा अगर वो देखेगा कि भैया तुम्हारी तो मार्केट में वैल्यू गिर रही है तो पैसा तुरंत मांगने को आएगा। एंड दिस कंडीशन रिजल्ट इन ऑडिटर्स नोटिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी, जिसके कारण जो ऑडिटर्स होते हैं वो साफ साफ देख पा रहे हैं कि भैया इसमें तो सतह तौर पर नहीं अंदरूनी तौर पर ही आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी है। और इसीलिए मैं बार बार और यूज कर रहा हूं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ठीक है। इसके साथ ही साथ विच मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। और मैनेजमेंट ने शेयर किया है कि भाई साहब इवन एट 90% कलेक्शन एफिशिएंसी इन द सब्सिक्वेंट मंथ इट विल बी इन अ पोजिशन टू डिस्चार्ज ऑल इट्स डेप्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है। अभी भी कंपनी इस बात को लेकर कह रहे भैया मात्र 90% की, ये 90% कोई बहुत अच्छी नहीं होती, बता दूं आपको। कलेक्शन एफिशिएंसी भाई साहब 98 to 99% भी रहती है और यहाँ तो सिर्फ 90% है। इस कलेक्शन एफिशिएंसी के बावजूद भाई साहब हम तमाम जो डेट ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज कर लेंगे। लेकिन बात बोलना अलग होता है, करना अलग होता है। अगर आप कर पाते तो ये नौबत ही नहीं आती और इसीलिए बहुत मेजर कंसर्न है। आप देखें फ्यूजन हैज बोरोइंग ऑफ मोर देन 5 बिलियन ईच फ्रॉम इट्स की लेंडर्स। भाई साहब 5 बिलियन रुपीज की बात यहां हो रही है। सच एज कैसे HSBC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक, SIDBI, IDFC फर्स्ट बैंक। आपने प्रॉम्प्ट बैंक जो इंडिया के हैं वहां से ह्यूमंगस उधारी उठा रखा है, ठीक है। और वो भी मोर देन इतना। इसके साथ साथ द कंपनी इज इन एक्टिव डिस्कशन विद ऑल इट्स लेंडर फॉर इट रिक्विजिट वेवर। आप वेवर का भी डिमांड कर रहे हैं भाई साहब। इसके साथ ही साथ कंपनी शेयर दैट, कंपनी ने ये शेयर किया है सक्सेसफुल इन गेटिंग ऑल द कॉवेनेंट ब्रीच वेवर इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल 25। और कंपनी कह रही कि भाई हाँ हम Q1 तक जो भी कॉवेनेंट ब्रीच वेवर है वो हम कर लेंगे और वो कॉन्फिडेंट है दोस्तों ऑब्टेनिंग दिस वेवर इन सेकंड क्वार्टर एज वेल। और वो Q2 में भी इस चीज़ को पा लेगी। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है। अगर कंपनी चीज़ को पा लेती है तो नो डाउट स्टॉक ऊपर जाएगा, एटलीस्ट छोटा मोटा आपको जंप जरूर देखने को मिलेगा। और अगर Q2 में भी पा लेती है तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होंगी। बट अगर नहीं होता है तो, और नहीं होगा तो चीज़ें बद से बदतर हो सकती हैं। ओके, अब मैनेजमेंट क्या कह रही है, मैनेजमेंट हेड को देखिए। मैनेजमेंट ये कह रही है कि जो फ्यूजन के प्रमोटर हैं ये कंप्लीटली सपोर्टिव हैं दोस्तों 5.5 बिलियन रुपीज़ के राइट इशू के। देखिए ये राइट इशू में इतना ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बीच में खबर भी आई थी कि भैया राइट इशू को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। बट मेरे को ना इस पर सवाल ही नहीं बैठा करना है। मुझे ये जानना है कि आप जिस कंडीशन में हो आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में अगर आपने कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई तो ना राइट इशू का कुछ होना है ना किसी और चीज़ का होना है। द कंपनी हैज़ बिन वर्किंग ऑन इट्स फॉर द लास्ट 1.5 मंथ एंड हैज़ एक्सपेक्टेड द प्रोसेस, ठीक है। और द कंपनी प्लान्स टू लॉन्च द राइट इशू इन द करंट क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर लाए हैं नहीं लाए हैं हम वापस इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। कंपनी ने कहा है कि इनकी जो नई क्रेडिट पॉलिसी है ना ये हैज डिसाइडेड टू नॉट ऑन बोर्ड अ कस्टमर हु हैज गॉन बियॉन्ड 30+ TBD, यानी 30 दिन से ऊपर अगर आपने पेमेंट नहीं की है आपको कोई भी और लोन नहीं मिलेगा इन द पास विद अदर लेंडर्स। ओके, लेकिन वो कहते हैं ना भाई बहुत देर कर दी सनम आते आते। जो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी है इज होल्डिंग अप एंड इवन October 24 द कलेक्शन एफिशिएंसी मोर और लेस सिमिलर टू सितंबर। ओके, तो अक्टूबर में भी कोई ऐसा चीज़ नहीं हो गया कि जो बहुत ज़्यादा अलग हो सितंबर क्वार्टर से। ओके, आगे अपन देखेंगे मैनेजमेंट ने ये शेयर किया है कि जो कंपनी है
has also early positive signs even though they are still at the nascent stage. ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा जेनरिक लगती है. कुछ अर्ली पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं. द सेंटर मीटिंग अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव वेयर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च. ठीक है, देखिए आई हैव नो इश्यूज़. आप मेहनत कर रहे हैं, शायद आने वाले समय में आपको वेवर मिल जाता है अपने लेंडर्स के तौर पे, आप वापस से पैरों में खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे. लेकिन आप इस वक्त इतने इस बुरे कंडीशन में हैं, आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी मोरलेस 90% है, आपका सेक्टर में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है भाई साहब. तो आप आने वाले समय में कैसे करेंगे? और आगे जो 2025 है वहाँ पे भी कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं दिखती. नाउ द कंपनी गाइडेड दैट एक्सपेक्ट टू सी सम इम्प्रूवमेंट इट्स परफॉर्मेंस इन सेकेंड हाफ, बट जो सिचुएशन है ये इवॉल्व कर रही है और बहुत ज़्यादा डायनामिक है. डायनामिक इन द सेंस अभी कंपनी कुछ भी नहीं कह रही. ये चीज़ें हो गई. अब देखिए यहाँ तक वो निवेशक या जो व्यूवर देखना चाहते थे वो यहाँ से आगे जा सकते हैं कि आखिर आगे क्या हो सकता है और क्या इश्यूज हैं. अब यहाँ से चर्चा करेंगे कि भाई साहब आखिर ऐसा हुआ क्या कि जो एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस हुआ और फ्यूजन इसे एड्रेस कैसे कर रही है. देखिए फ्यूजन ने हाईलाइट किया है कि स्ट्रेस जो है सेक्टर में क्यों है. कस्टमर मल्टीपल लोन ले रहा है. अच्छा, ये मल्टीपल लोन जो कस्टमर ले रहा है ना, मेरे को याद आता है जो हाउसिंग क्राइसिस आया था लेमन ब्रदर्स का. अब वो बहुत ही जाइंट चीज़ है, मतलब एक अलग ही चीज़ है, बट हाँ वहाँ पर भी मोर और लेस ऐसी चीज़ें हुई थी. अ सिग्निफिकेंट राइज कस्टमर इंडेटनेस, लगातार कर्जा बढ़ रहा है भाई साहब. लो सेंटर मीटिंग अटेंडेंस लीडिंग टू डोर कलेक्शन, कि भाई साहब जो मीटिंग होती है वहाँ पे लोग कम आ रहे हैं जिसके कारण डोर टू डोर कलेक्शन करना पड़ रहा है. कुछ इलीगल एजेंसीज हैं जो लोन वेवर प्रोपोगेट कर रही हैं स्कीम टू इनोसेंट कस्टमर, जिसके कारण कस्टमर को लग रहा है भाई साहब लोन वेव हो जा रहा है. और एक हाई एंट्री लेवल स्टाफ एट्रिशन चल रहा है, यानी लोग लगातार जो जॉब है वो भी छोड़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ लिखा है टू एनहेंस द पोर्टफोलियो क्वालिटी और कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कंपनी ने कुछ कदम उठाए हैं. टेली कॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे कि भैया कॉल करके पैसे मंगा सकें. क्रेडिट क्राइटेरिया को टाइट करेंगे. और जो जो आप कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है दोस्तों, उनको और ज़्यादा टाइट किया जाएगा विद अ लेंडर कैप ऑफ नॉट मोर देन 3 लेंडर एंड एन एक्सपोजर कैप ऑफ मोर देन 150K. 1.5 लाख से ऊपर किसी को कर्जा नहीं मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों को नॉर्म किया जाएगा. ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया कि थर्ड पार्टी एजेंसीज को हायर किया जाएगा अगर 90 दिन से ऊपर की चीज़ें होती हैं, और एक डेडिकेटेड कलेक्शन टीम बना जाएगी हर एक ब्रांच लेवल में. अब बात कर लेते हैं कि फ्यूचर क्या है. देखिए मैनेजमेंट में क्या शेयर किया है. मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट एक्सेंटुएटेड द एसेट क्वालिटी MFI सेक्टर सेकेंड क्वार्टर, और लगातार जो सिचुएशन है उसे मॉनिटर किया जा रहा है. बट बिलीव ये किया जा रहा है कि सिचुएशन सिर्फ ट्रांजिशनरी नहीं है दोस्तों, जबकि बट जो रिकवरी अभी भी काफ़ी दूर है दोस्तों. और इसके साथ ही साथ जो ओवर लेवरेजिंग किया जा रहा है कस्टमर को का typically manifests itself in asset quality stress over longer period rather than just 1 or 2 quarter. प्रॉब्लम को सॉल्व होने की गोल मोल की बात की बजाय हटाएं, प्रॉब्लम को सॉल्व होने में समय लगेगा. और क्रेडिट कॉस्ट अभी भी हाई रहेगी थर्ड क्वार्टर में, क्योंकि आप समझिए आप डोर टू डोर जा रहे हैं, आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ रहा है, आपको ब्रांच लेवल में नई नई चीज़ें करनी पड़ रही हैं, आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी बढ़ेगा. ठीक है, अब इसमें आगे लिखा है कि जो फ्यूजन है दोस्तों ये इसके 11 से बढ़ रहा है, बट मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा. न्यूट्रल की रेटिंग दी गई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब आने वाला समय बहुत टफ होने वाला है. हाँ, ये बॉटम फिशिंग के लिए अगर आप बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है बॉटम फिशिंग के लिए भी देखिए बहुत अच्छे स्टॉक अवेलेबल हैं. अगर किसी को करना है कि भाई एकदम हाई रिस्क लेना है, आई डोंट थिंक 1 से 2 पर ज़्यादा इसमें हम और भी कुछ होना चाहिए. क्योंकि देखिए अगर आप माइक्रो फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो बहुत से अन्य स्टॉक हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. ओके, बट फॉर मी टाइम बहुत टफ है, बहुत कुछ करने की कोशिश करनी पड़ेगी कंपनी को. और मुझे ऐसा लगता है जब स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा अच्छी कंपनीज हैं तो इसमें ज़्यादा समय क्यों वेस्ट करना. ओके, तो किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स बताइएगा. यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद. ये वीडियो का अंत है. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें. जय हिंद.